हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच सिलेक्शन नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन। आप कल हम लोगों ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की पढ़ाई कर ली थी। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ मस्त मस्त सी ड्राइंग्स बनाने वाले हैं। सो अगर आप सभी लोग तैयार हैं इस सेशन को शुरू करने के लिए तो एक बार फटाफट से लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए या फिर चैट सेक्शन में तारा रारा लिख दिया जाए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो सके। और इस सेशन के एंड में मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं विच इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहें और आज के इस छोटे से सेशन को बढ़िया तरीके से इम्बाइब करें, जिससे कि हम लोग बहुत मस्त तरीके से एक एक चीज को क्लास में ही याद कर सके। सिंस ये डेटा सेंट्रिक चैप्टर है, यहां पे स्लो चलना इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। इतने सारे नंबर हैं, अदरवाइज आप नंबर्स में ही जंबल अप हो जाएंगे। एक दिन में अगर आप 5-6 नंबर्स पढ़ेंगे, आपको याद भी रहेंगे, आप उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, डीपीपी भी सॉल्व करेंगे। आज आपको डीपीपी भी मिलेगी। सो इट विल क्रिएट मोर सेंस, इट विल क्रिएट अ ग्रेट क्लैरिटी अमंग ऑल ऑफ यू ऑल। तो हम कोशिश ये करेंगे कि स्लो स्लो चलें। नेक्स्ट वीक सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी सबसे फर्स्ट आ रहे हैं। अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने में 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। यस, आइए आइए आइए। सरप्राइज थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है भाई, मेरे लिए खुद ही अनएक्सपेक्टेड था। मैं खुद ही उस चीज को अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन हाँ, एंड से पहले कोई बच्चा प्लीज मत बोलिएगा कि सर सरप्राइज दिखा दो, सरप्राइज दिखा दो। हमारा कोर मोटो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हमारा सिलेबस पूरा होने आया है। आप मुझे समझ चुके होंगे कि मेरे लिए आपका कंटेंट, आपकी पढ़ाई हमेशा पहली प्रायोरिटी है। हम जब हमेशा अपना खत्म कर लेते हैं काम, उसके बाद हम बातें करते हैं थोड़ी बहुत, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग सबसे पहले अपना काम करेंगे, फिर वार्तालाप करेंगे, जिससे कि आपका टाइम एकदम भी वेस्ट ना हो। आपका एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत कीमती है ना। तो आप सब इन चीजों को जानते हैं अच्छे तरीके से। तो आई गेस आप लोग सपोर्ट करेंगे और बीच में कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होगा। सब सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, जिससे हम में से कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। राइट, चलिए। शादी पे मैं इतना खुश नहीं होता दोस्त, ऑनेस्टली, है ना। कुछ और है, बट आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। करेक्ट है, सब कुछ ठीक है। क्या हम इस सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं? यस, तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, जिससे हम लोग क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाए, मौज मस्ती कर पाए और प्यार से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख पाए। क्या सब कुछ ठीक है? यस सर, सब कुछ ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन ऑन टाइम। सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्त, आइए आइए आइए, पहुंचिए क्लास में। शानदार। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जो बात हमने पढ़ी थी चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। वहां पर हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था बायो कंट्रोल एजेंट्स, और एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था बायो फर्टिलाइजर। कितने लोगों को याद है? बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब, अगर मेरे खेत में कोई कीड़ा है जो कि मेरी फसलों को बर्बाद कर रहा है, तो मैं उन कीड़ों को इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से ना मारूं। मैं क्या करूं, उस कीड़े को खाने वाला बड़ा कीड़ा ला करके खेत में छोड़ दूं। ये जो बड़ा वाला कीड़ा है, इसको खाना मिल जाएगा और छोटे वाले कीड़ों का जो अमाउंट है ये भी मैनेजेबल हो जाएगा और मेरी फसलों में केमिकल भी ऐड नहीं होगा, तो मेरे पैसे भी बचेंगे। एज वेल एज मैं फसलों में होने वाले पॉल्यूशन, एज वेल एज धरती में होने वाले पॉल्यूशन को भी रोक पा रहा हूंगा। यानी मैं पॉल्यूशन से भी बचा रहा हूं अपने नेचर को, मेरा पैसा भी बच रहा है, इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मर्स ने एक बात कही थी, 3 शब्द कहे थे बस, बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। ये बात किसको याद है भाई? हम अभी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी नाम तो हमने पहले ही सुन लिया था ना। हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक फार्मर्स का क्या नोशन है, ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या सोचते हैं कि केमिकल्स का इस्तेमाल मत करिए। जो धरती पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, यही एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर ये आसपास रहेंगे तो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इन कंट्रोल रहेंगी। तो इन्होंने 3 शब्द कहे थे, बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। यानी अगर किसी इलाके में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, अगर किसी इलाके में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, अगर किसी इलाके में रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा है, तो वो हेल्दी इलाका रहेगा। यानी कि वहां पर चीजें और फलेंगी फूलेंगी।
एंड अगर आप एक इलाके से किसी कीड़े को मार देते हो, इरेडिकेट कर देते हो, किसी फसल को उखाड़ के फेंक देते हो, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली वो इकोसिस्टम हेल्दी नहीं रहेगा, उस इकोसिस्टम में डिस्टेबलाइजेशन आने लग जाएगी। लेकिन एक इलाके में अगर खूब सारी स्पीसीज है तो वो इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। कितने लोगों को ये बात याद है? फटाफट बताइए चैट सेक्शन में। यस सर, आई रिमेंबर। एकदम सही बात है, क्योंकि जनरल लेवल से हमने पढ़ी थी। इसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हमारे एक भैया आए जिनका नाम था डेविड टिलमैन साहब। तो टिलमैन साहब ने क्या किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डेविड टिलमैन साहब ने भी सेम ही बात कही, शब्द अलग हैं लेकिन भावनाएं एकदम सेम है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज, या आप लिख सकते हैं कम्युनिटी की जगह इकोसिस्टम, कि ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, दे टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। क्या ये वही बात है जो कि हम लोग सुनकर आए थे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में? इसकी जगह में अगर ये लिख दूं जो हम पढ़ के आए थे, अगर मैं यही बात लिख दूं कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, तो क्या ये बात करेक्ट है? भाई एक ही तो बात है। एक ऐसा इलाका जहां पर मोर नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो हेल्दी रहेगा, वहां पे इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, और एक ऐसा इलाका जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम है वो अनहेल्दी इलाका है, वहां पर आपका इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज रहेगा। सिर्फ शब्द अलग अलग है। क्या भावनाएं सेम है? यस सर, भावनाएं एकदम सेम है ना? तो डेविड टिलमैन साहब ने यहां पे दो प्लॉट लिए, नोएडा गाजियाबाद इलाके में दो प्लॉट काट डाले आपके डेविड टिलमैन साहब ने, और इन्होंने ये दोनों जो प्लॉट थे इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रखा, यानी इन्होंने 100-100 गज के दो प्लॉट ले लिए, और यहां पर इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ स्पीसीज को डिफरेंट रखा। प्लॉट का साइज एकदम सेम है, मैंने बराबर साइज के दो डब्बे बनाए हैं। इन्होंने क्या किया मेरे भाई, इन्होंने यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज को डिफरेंट रखा। एक इलाके में खूब सारी स्पीसीज थी और दूसरे इलाके में काफी कम स्पीसीज थी। तो मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल पेड़ बना लेता हूं, हरे भरे कलर का, हरियाला भरियाला अपना पेड़ बना लेता हूं। यह है आपका पेड़, यह आपका पेड़ है लेट से। तो मैंने ये पेड़ बनाया, लग रही है गोभी पर एक्चुअल में है पेड़। यह आपका पेड़ मैंने यहां पर बनाया और खूब सारे पेड़ बना दिए, खूब सारे पेड़ बना दिए मेरे भाई, बहुत सारे पेड़ बना दिए, पेड़ ही पेड़, बहुत सारे पेड़। अगर यहां पर पेड़ अच्छे खासे हैं, अगर यहां पर पेड़ अच्छे खासे हैं मेरे दोस्त, तो क्या यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा आएंगी मेरे भाई? अगर यहां पर पेड़ ज्यादा है, अगर यहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो इन पेड़ों को देख करके इनको खाने वाले हर्बीवोर भी ज्यादा आएंगे। उसके बाद उन हर्बीवोर्स को देख करके उनको खाने वाले कार्निवोर्स भी ज्यादा आएंगे, और उन कार्निवोर्स को देख करके उनको खाने वाले डिकम्पोजर्स भी ज्यादा आएंगे। कल हमने यही तो चर्चा की थी कि जिस इलाके में आपके सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, यानी इक्वेटर के आसपास, यानी आपका ट्रॉपिकल रीजन में, जहां पर आपका सोलर इनपुट ज्यादा है, वहां पर ज्यादा पेड़ ग्रो करेंगे। ज्यादा पेड़ ग्रो करेंगे तो उनको खाने के लिए ज्यादा हर्बीवोर आएंगे, ज्यादा हर्बीवोर आएंगे तो उनको शिकार करने के लिए ज्यादा कार्निवोर आएंगे, और ओवरऑल ज्यादा प्लांट, ज्यादा एनिमल्स मर भी रहे होंगे तो उनको खाने के लिए डिकम्पोजर्स आएंगे। इसी तरीके से तो एक इकोसिस्टम बनता है। तो एक साइड में हमने बना दिए खूब सारे प्लांट, यानी ज्यादा स्पीसीज है, समझ लीजिए अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं। एक साइड में हमने ले लिए थोड़े कम प्लांट, हम कह रहे हैं थोड़ी कम स्पीसीज है यहां पर, ठीक है। अब समझ लीजिए एक आपदा आई, अब एक आपदा आई, यानी कि एक कैलेमिटी आई यहां पर लेट से आपके 500 पेड़ थे और इनमें से 5 मर गए, और यहां पर आपके लेट से 50 पेड़ थे और इनमें से 5 मर गए। आपदा है, दोनों जगह पर बराबर टक्कर मारी आपदा ने, तो दोनों जगह पर बराबर लॉस हुआ। यहां पर भी आपके कितने पेड़ मरे? आपके 5 पेड़ मरे। यहां पर भी आपके 5 पेड़ मरे। यहां 500 में से 5 मरे, यहां 50 में से 5 मरे। बताइए कौन सा इलाका अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेगा? कौन सा इलाका अपने आप को ज्यादा जल्दी ठीक कर लेगा, ए या बी? फटाफट बताइए। एक कैलेमिटी है, एक आपदा है, समझ लीजिए यहां पर एक आपदा आई, एक आफत आई, 500 में से 5 पेड़ चल बसे, और यहां 50 में से 5 पेड़ चल बसे। मेरे भाई बताओ इनमें से कौन सा मरीज पहले ठीक हो जाएगा? ए वाला पहले ठीक हो जाएगा, 1 ठीक हो जाएगा। किसी भी बच्चे ने अभी तक बी या 2 नहीं लिखा है, एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, शाबाश भाई। ये जो है इसमें 500 में से 5 चले गए, तो 5 पेड़ तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे।
वेरिएशन नहीं आने देंगे अपने बायोमास में, बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, उन 5 पेड़ों को फटाफट से उगा लेंगे। लेकिन 50 में से अगर 5 चले गए तो इट इज अ बिग नंबर। अगर 500 में से 5 गए तो कितने परसेंट पेड़ गायब हो गए, 1% नुकसान हुआ है सिर्फ। 50 में से 5 चले गए, कितना नुकसान हुआ, 10%। 1% नुकसान को पूरा करना आसान बात है, लेकिन 10% नुकसान को पूरा करना आसान बात नहीं। तो दोनों के दोनों प्लॉट बराबर साइज के थे, दोनों के दोनों प्लॉट में बराबर आपदा आई, लेकिन फिर भी ज्यादा आफत किसको सहनी पड़ी, जहां पर कम नंबर ऑफ स्पीसीज थी। क्या ये बात समझ में आई? मैथमेटिकली प्रूफ किया है भाई, मैथमेटिकली प्रूफ किया है। 94% यार, कमाल कर दिया, शानदार। क्या ये बात समझ में आई? जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वहां पर अगर कुछ लॉस होगा तो वो लॉस बहुत जल्दी जल्दी कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज थी। तो कुछ अगर लॉस हुआ है तो कुछ टाइम में उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। एक इलाका जहां पे थी ही कम स्पीसीज, वहां पर अगर कोई आपदा आ गई तो पहले ही कम स्पीसीज थी और कम हो गई, तो नाउ दिस इकोसिस्टम इज डिस्टेबलाइज्ड एट अ ग्रेटर एक्सटेंट। यहां पे मारामारी शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर होने वाली है। करेक्ट? इजी है, इजी है। तो यहां पर इनके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हम कह रहे हैं प्लॉट ए, ये हमारा प्लॉट ए है विद मोर स्पीसीज, विद मोर स्पीसीज। यहां पर है प्लॉट बी, यहां पर है प्लॉट बी विद लेस स्पीसीज, विद लेस स्पीसीज। प्लॉट ए विद मोर स्पीसीज और यहां पर विद लेस स्पीसीज। यहां पे समझ लीजिए इन दोनों प्लॉट से एक एक पेड़ आपका गायब हो गया है। ज्यादा लॉस किसमें, खुद देखिए, यहां 4 में से 1 गायब हो गया है, 25% लॉस। यहां समझ लीजिए 10 में से 1 गायब हुआ है, सिर्फ 10% लॉस। यहां बराबर प्लांट भी आप गायब कर रहे हो तो सिर्फ 10% लॉस है, यहां उतने ही प्लांट गायब होने पे 25% लॉस है। यानी ये जो है आपका डिस्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम है, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, this ecosystem is less stable, क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर। तो मुझे ये बता दीजिए फटाफट कि अगर एक प्लॉट में ज्यादा स्पीसीज हैं तो उसमें, अगर एक प्लॉट में ज्यादा स्पीसीज हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ मोर बायोडाइवर्सिटी, बेनिफिट्स ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। अगर एक इलाके में खूब सारी स्पीसीज पाई जा रही हैं, एक आपका ऐसा प्लॉट था जिसपे खूब बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली, तो इसके फायदे क्या हैं, इससे हमको क्या क्या देखने को मिला, आराम से सुनिएगा। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको यहां से देखने को मिलती हैं। पहली चीज, प्यार से सुनिएगा, आराम से समझिएगा, लेस ईयर टू ईयर एनुअल वेरिएशन इन प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। स्टेबल मतलब जो कि अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखे, जिसमें वेरिएशन ना आए, और वेरिएशन आ रही है तो काफी कम वेरिएशन आए। यहां पर 12 पेड़ हैं, हमने 12 पेड़ बनाए हैं, इसमें से अगर एक मर गया तो कितनी आपकी वेरिएशन आई, आपकी 8%। और यहां आपके 4 पेड़ में से एक मर गया तो 25%। मरे बराबर ही पेड़ है, लेकिन फिर भी यहां पर वेरिएशन कम आई, तो ये जल्दी से इस एक पेड़ की जो प्रोडक्शन है उसको भी पूरा कर देते हैं। तो लेस ईयर टू ईयर एनुअल वेरिएशन इन बायोमास आप कह सकते हैं। तो पहली चीज आपको क्या देखने को मिलती है, लेस वेरिएशन इन एनुअल बायोमास प्रोडक्शन, लेस वेरिएशन इन एनुअल बायोमास प्रोडक्शन। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत कम स्पीसीज हैं, जरा सा कुछ चेंज आया, खूब सारी वेरिएशन आ जाएगी। एक पेड़ भी गायब हुआ, 25% वेरिएशन आ गई। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जब ज्यादा होती हैं तो छोटी मोटी चीजों का हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भाई जब नंबर ऑफ स्पीसीज ही एक इलाके में कम है तो कोई एक भी गायब होगा तो उसका दुख हमको होगा। राइट? ये हमको पहली बात देखने को मिली। दूसरी बात आप क्या कह सकते हैं, दूसरी बात आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशंस। पर्ट्यूबरेशंस मतलब कैलेमिटीज। अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है
तो उससे लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है एक ऐसे इकोसिस्टम में जो कि स्टेबल है। अगर यहां पर बाढ़ आ जाती है, अगर यहां पर सूखा आ जाता है, तो आपका ज्यादा बेहतर तरीके से कौन लड़ पाएगा? जहां आपके ज्यादा पेड़ हैं। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है मेरे दोस्त, ये जो पेड़ हैं इनकी जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, है ना। और बड़े बड़े पेड़ हैं तो ये वाटर साइकिल को भी अच्छे तरीके से इंप्रूव करके रखती हैं। जो धरती है उससे पानी सोखने का जो काम है वो भी लगातार चलता रहता है। तो आपकी सारी चीजें बैलेंस रहती हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर कैलेमिटी आएगी तो एक इलाका जहां पर साथी हाथ बढ़ाना का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जहां पर पहले ही खूब सारे लोग हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ना कोई जो मरा है उसकी कमी को पूरा कर देगा। एक पेड़ अगर मरा है तो बाकी कोई दूसरा पेड़ आकर के उसकी कमी को पूरा कर देगा। लेकिन यहां थे ही गिने चुने मेंबर्स, इनमें से कोई एक भी चला गया, इनमें से कोई एक भी इंपैक्ट हो गया, इनमें से कोई एक भी बीमार पड़ गया, तो सबकी बैंड बच जाएगी। तो यहां पर आपकी ये कम रेजिस्टेंट होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोर रेजिस्टेंट टू इन्वेजन, मोर रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मतलब कोई बाहर की स्पीसीज अगर आके रहने लग जाती है प्लॉट 1 में, तो ये सारे मिलकर के उस एलियन स्पीसीज से डट के मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एलियन स्पीसीज इन सबको कम से कम नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर वही एलियन स्पीसीज यहां आ गई तो मेरे दोस्त बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर एक भी पेड़ को वो एलियन स्पीसीज हार्म करती है तो इकोसिस्टम स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यानी अगर जनरल बात बताऊं, अगर मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक लाइन में कंसोलिडेट कर दूं तो वो एक लाइन क्या होगी? वो एक लाइन ये होगी कि ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज अगर है तो आपका इकोसिस्टम स्टेबल है, कम नंबर ऑफ स्पीसीज अगर है तो आपका इकोसिस्टम डिस्टेबल है। अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हैं तो अगर एक आदि खत्म भी हो जाती है तो इसका काम कोई और कर देगा, धीरे धीरे आपका इसका काम जो है कोई और करने लग जाएगा। तो बायोमास प्रोडक्शन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सो यहां पर लेस वेरिएशन देखने को मिलेगी बायोमास प्रोडक्शन में। ये सारे मिलकर एकता में बल है ना। तो ये सारे लोग मिलकर अगर कोई भी एनवायरमेंटल कैलेमिटी आती है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कुछ भी होता है, तो ये सारे मिलकर के उस मुकाबला डटकर करते हैं उस चीज का। कोई एलियन स्पीसीज आ गई तो ये सारे मिलकर के डट के मुकाबला करते हैं जिससे कि इनको कम से कम इंपैक्ट हो। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर आपकी जो प्लांट स्पीसीज हैं ये हैं ही कम, तो ये जो है साथी हाथ बढ़ाना नहीं कर पाती। इनमें अगर कोई एलियन स्पीसीज आएगा, एक प्लांट को भी हैम्पर कर देगा तो 25% प्रोडक्टिविटी गई, 25% नंबर ऑफ स्पीसीज गई। सूखा पड़ा और एक प्लांट भी उस सूखे का सामना नहीं कर पाया तो 25% प्लांट गए। यानी मोटा मोटा यही है, अगर आपकी नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा तो इकोसिस्टम स्टेबल। इतनी बात समझ में आई या नहीं? एक बार बताइए फटाफट, इतनी बात समझ में आई या नहीं मेरे भाई? तो एडवांटेजेस ऑफ हायर बायोडाइवर्सिटी क्या है? इन्हीं पॉइंट को अगर हम लिखें यहां पर, एडवांटेजेस ऑफ हायर बायोडाइवर्सिटी क्या है? लेस एनुअल वेरिएशन, लेस एनुअल वेरिएशन इन बायोमास, लेस एनुअल वेरिएशन इन बायोमास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका मोर रेजिस्टेंस टू कैलेमिटीज। दुनिया में कोई भी तकलीफ दिक्कत चल रही है तो इनको कम दिक्कत होगी क्योंकि यहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। एंड मोर रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज। ये आपकी 3 बातें हैं, दोबारा लिख दी तो याद हो जानी चाहिए। करेक्ट है जी? करेक्ट है। ये तीनों बातें करेक्ट हैं, दोबारा लिखी हैं। आप चाहो तो एक बार ही लिख सकते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। राइट? यस 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 यस, करेक्ट, बोथ आर सेम। एक बार भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सबको सारी बातें समझ में आई? फटाफट बताइए। मर्जी है, दोबारा नहीं लिखना तो छोड़ भी सकते हो, है ना। अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, पूछा जाएगा कि अगर हायर बायोडाइवर्सिटी है तो उससे क्या क्या चीजें आपको बेनिफिट मिल रहे होते हैं। तो हायर रेजिस्टेंस मिल रही होती है ना, लेस एनुअल वेरिएशन आपको देखने को मिलती है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। तो ये चीजें आपको एक बार याद कराने के लिए दोबारा लिखवा दी है। यस, चलिए अब देखिए मेरे दोस्त, एक और हाइपोथेसिस है जिसका नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अभी तो हमारे
जो टिलमैन साहब थे, डेविड टिलमैन साहब, इन्होंने 2 प्लॉट खरीदे। 2 प्लॉट में इन्होंने क्या किया, एक में ज्यादा इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी रखी, एक में कम डाइवर्सिटी रखी, और इन्होंने देखा कि जहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी थी वहां पे इकोसिस्टम ज्यादा फल फूल रहा था, उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिली, बढ़िया प्रोडक्टिविटी देखने को मिली, कम आपकी बीमारियां देखने को मिली, और कम वहां पर एलियन स्पीसीज आती हुई दिखाई दी। तो इन्होंने सारे के सारे अपने जो एनालिसिस के पॉइंट्स थे वो हम लोगों को बताए। एक और साइंटिस्ट थे जो कि स्टैनफोर्ड के थे। तो स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एलरिक। पॉल एलरिक साहब ने दी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट क्या होता है? रिवेट का मतलब होता है बोल्ट या नट। नट मतलब खाने वाला नट नहीं, नट क्रैकर वाला नट नहीं, चनी मूंगफली की बात नहीं कर रहा मैं। नट मतलब आपने देखा होगा कहीं आप किसी बस में गए हो तो बस के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए बीच में नट लगे रहते हैं, स्क्रू लगे रहते हैं, जिससे 2 पार्ट्स को साथ में कनेक्ट किया जाता है। अगर आपके बस की जो सीट है तो वो सीट भी आपके बस के बेस से किस तरीके से कनेक्ट है, काफी सारे पेच जो है वो कसे हुए होते हैं जिससे कि आपकी सीट बढ़िया तरीके से बस के बेस से अटैच रह सके। तो स्क्रू जो है, नट जो है, उनको क्या कहा जाता है? रिवेट कहा जाता है। और पॉपर का मतलब क्या है? पॉप करना मतलब बाहर निकल जाना। जैसे आपके पॉपकॉर्न है, तो कॉर्न को जब आप उछाल दोगे गरम तवे पे तो वो पॉप हो जाता है ना, उछल जाता है, दैट इज पॉपिंग। तो यहां पे अगर आप स्क्रू को पॉप कर दो तो क्या ओवरऑल इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा? यस सर, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहां पे जो पॉल एलरिक भैया थे, इन्होंने एक अपना विमान तैयार किया। इन्होंने एक विमान तैयार किया, और मैं जब भी विमान बनाता हूं ये मछली जैसा बनता है। तो मछली जल की रानी है, लेकिन ये हमारा विमान है जो हवा का राजा है। तो जैसा बन रहा है वैसा बनाओ मेरे भाई, मेरी कला पे संदेह मत करना, मैं कुछ ना कुछ करके इसको विमान जैसा बना ही दूंगा। ये आपका विमान है, यानी ये क्या है? आपका हवाई जहाज है ना। ये आपका क्या है? हवाई जहाज है। अगर ये हवाई जहाज है तो यहां पे पायलट की बैठने की जगह है। ये पायलट की बैठने की जगह है। पायलट के बैठने की जगह के बाद यहां पे खिड़कियां हैं। यहां पे आपकी ताकियां बननी शुरू हो गई हैं, खिड़कियां बननी शुरू हो गई हैं, जहां से पैसेंजर मुंह फाड़ फाड़ के बाहर देखते हैं दुनिया के नज़ारे, और रीलें बन रही होती हैं, है ना। यहाँ भैया ऑसम वेदर, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये रीलें यहां से बन रही होती हैं। ये अपनी खिड़कियां हैं। खिड़कियों के बाद अगर मेरे दोस्त ये हवाई जहाज हवाई होना चाहता है, सच में हवाई होना चाहता है, तो इसको क्या चाहिए? इसको विंग्स चाहिए। तो ये क्या कर लेता है भैया? विंग्स को यहां पर बना लेता है ना। विंग्स चाहिए ना, तभी तो ये उड़ पाएगा। हवाई जहाज नहीं रहेगा, अदरवाइज ये लैंड जहाज बन जाएगा, है ना। होटल खुल जाएगा इसके अंदर। हमारे यहाँ पे घर के पास एक होटल है ना, उसमें एक खराब हवाई जहाज जो है वो ला रखी है तो उसके अंदर बैठ के अब टेबल लगा दिया है, अब ये किसी काम की नहीं है, तो इसके अंदर एक रेस्टोरेंट टाइप बना दिया है। तो मेरे भाई अगर इसको उड़ना है तो इसमें पंख होने चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये जो आपकी हवाई जहाज है इसमें काफी सारे बुल्ट होंगे, 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 जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ हवाई जहाज को कनेक्ट कर रहे होंगे मेन बॉडी से। सिमिलरली विंग्स को भी मेन हवाई जहाज से कनेक्ट करने के लिए यहां पर क्या होंगे? आपके बुल्ट होंगे, और इसके अलावा और भी जगह पर आपके काफी सारे बुल्ट्स हो सकते हैं। तो हमारे पॉल एलरिक भैया ने क्या कहा? हमारे भाई साहब ने यहां पर कहा कि अगर आप देखें एक हवाई जहाज को, अगर आप देखें एक एरोप्लेन को, तो ये एरोप्लेन क्या है मेरे भैया? ये एरोप्लेन है हमारा इकोसिस्टम। ये एरोप्लेन है हमारा इकोसिस्टम, करेक्ट। ये जो आपके रिवेट्स हैं, ये जो आपके बुल्ट्स हैं, जो कि मैंने दिखा रखे हैं पिंक कलर से, ये जो बुल्ट्स हैं ये आपकी क्या है? स्पीसीज। ये क्या है? आपकी स्पीसीज, करेक्ट। यानी एरोप्लेन जो है, ये जो पूरा का स्ट्रक्चर है, ये आपका इकोसिस्टम है, और जो ये बुल्ट लगे हुए हैं, जो रिवेट लगे हुए हैं, ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। अब समझ लीजिए हर पैसेंजर बैठ रहा है अपनी सीट पे और जाते जाते एक बुल्ट उखाड़ करके ले जा रहा है, जाते जाके एक बुल्ट उखाड़ के ले गया, ठीक है। अगर समझ लीजिए एक एक स्पीसीज आप निकालते जाएंगे इस एरोप्लेन में से, तो क्या ये एरोप्लेन डिस्टेबलाइज हो जाएगी? भाई समझ लीजिए यहां पर 2 पैसेंजर बैठे थे, दोनों ने अपने सीट के बुल्ट निकाल लिए, तो इनकी सीट अब फ्री हो गई, इनकी सीट अब आगे पीछे जाती है। कभी मतलब कि आपकी फ्लाइट स्टार्ट हो रही होती है तो आगे वाले की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, इनकी सीट तो टहल रही है, आगे पीछे मूव कर रही है, और ये औरों को भी परेशानी पहुंचाते हैं, और लोग भी डिस्टेबलाइज्ड फील करते हैं।
क्योंकि कभी आगे वाले से टक्कर खा रहे हैं, कभी पीछे वाले से टक्कर खा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये मजा सिर्फ इस तक नहीं रहने दिया जाना चाहिए, मैं भी अपने बुल्ट निकाल करके ले जाऊंगा, ले जाऊंगी। तो यहां पर जो पैसेंजर बैठे थे ये भी अपने बुल्ट निकाल लेते हैं, तो सारी सीटें टहलने लग गई। और आपको पता है जो एरोप्लेन है इसका स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, वहां पर वेट बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सारी चीजें ऐसे लड़खड़ा रही हैं तो आपका एरोप्लेन जो है उसका एक तरीके से डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। और एरोप्लेन इतनी स्पीड में रहती है कि जरा सी भी वो डगमगाए तो आपका समंदर में जाकर के एरोप्लेन जो है टाइटैनिक बन जाती है। तो अगर हर एक पैसेंजर एक एक रिवेट को निकाल रहा है, एक एक रिवेट को पॉप कर रहा है, तो दिक्कत है, आप ओवरऑल इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो पॉल एलरिक साहब ने इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर किया और स्पीसीज को बुल्ट से। इन्होंने कहा जैसे आप एक एक बुल्ट निकालते हो तो एरोप्लेन वीक हो जाती है, इसी प्रकार से अगर आप एक एक स्पीसीज को रिमूव करोगे तो इकोसिस्टम भी वीक हो जाएगा। यहां पर इन्होंने कुछ बहुत मस्त चीजें बताई हैं। इन्होंने कहा ये वाले जो आपके रिवेट है ना, ये वाले जो रिवेट है जो विंग के साथ कनेक्टेड है, ये क्या है आपके की स्पीसीज, ये क्या है आपके की स्पीसीज, यानी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवेट्स। भाई समझ लीजिए, अगर मैं सीट के नीचे का रिवेट निकाल दूं, बोल्ट निकाल दूं, तो उससे तब भी कम फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं विंग का रिवेट निकाल दूं तो प्लेन क्रैश होना तय है। तो ये की स्पीसीज क्या होती हैं? ये ऐसी स्पीसीज हैं जो कि कनेक्ट करती हैं मल्टीपल स्पीसीज को। ये ऐसी चीज है जिसको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, राइट? तो ये कनेक्ट करती है, इट कनेक्ट्स डिफरेंट फूड चेन्स, इट कनेक्ट्स डिफरेंट फूड चेन्स, इट कनेक्ट्स डिफरेंट फूड चेन्स, है ना? ये फूड वेब बनाने में हेल्प करता है। तो इट इज की स्पीसीज। इसको अगर आपने निकाल दिया तो क्रैश होना तय है ही है, राइट? ये है आपकी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। यानी यहां पे आपके पॉल एलरिक साहब ने क्या कहा, अगर मैं एक लाइन में इस टॉपिक को खत्म कर दूं तो इफ वी रिमूव एनी स्पीसीज फ्रॉम इकोसिस्टम, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर स्पीसीज का अपना अपना योगदान है एक इकोसिस्टम के अंदर। इफ वी रिमूव एनी स्पीसीज फ्रॉम इकोसिस्टम, इट गेट्स destabilized, it gets destabilized। अगर आपने एक दो रिवेट निकाल लिए तो कम डिस्टेबलाइजेशन, अगर आपने सारे के सारे बोल्ट निकाल लिए तो ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन। अगर आपने मेन बोल्ट निकाल लिया तो इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा, सबकी बैंड बज जाएगी, राइट? सर पैसेंजर अंदर बैठा है तो विंग के कैसे निकालेगा? उतरने के बाद निकालेगा। भाई चोर का कोई ईमान थोड़ी होता है, वो तो कहीं से भी चोरी कर लेगा। समझ लो मेरे पास टिकट है ही नहीं, मैं फिर भी जाके एयरपोर्ट पे जाके कपड़ा मारने के बहाने अगर रिवेट निकाल लूं तो भी कोई मेरा क्या ही उखाड़ लेगा भाई, है ना? तो चोर पे संदेह नहीं करते, जिसका नाम ही चोर है वो तो कहीं से भी चुरा लेगा ना मेरे भाई, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो कहीं से भी निकाल लेगा। तो आप कह रहे हो अंदर बैठ के कैसे निकाल लेगा? बाहर से निकाल लेगा। हमें जो मेन कॉन्सेप्ट, नहीं भाई हमको तो रोनाल्डो बनना है, हमको तो मौसी बनना है, बात नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं। हाँ, अपना लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले अंदर बैठ के कैसे निकालेगा? बाहर से चुरा लिया उसने, वो पेचकस लेकर के आया था, बाहर से सारे नट बोल्ट खोल लिए। अब ठीक है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना कॉन्सेप्ट। अब तो बात सेम है कि अगर आप बोल्ट निकाल रहे हो तो अल्टीमेटली आपका इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है। इसीलिए हर स्पीसीज की इंपॉर्टेंट है, आप हर स्पीसीज की इंपॉर्टेंस है आपकी इकोसिस्टम के अंदर। ये वाली स्पीसीज निकालोगे तो भी इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज होगा, ये वाला निकालोगे तो भी डिस्टेबलाइज होगा, ये वाला निकालोगे तो भी डिस्टेबलाइज होगा, ये वाला निकालोगे तो ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। यानी हर स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन इंपॉर्टेंट सारी की सारी हैं। कोई भी चीज अगर आप निकालते हो तो इकोसिस्टम को हानि पहुंचती है। यह बात हमारे पॉल भैया ने कही, जो कि स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट थे। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस नाम से याद हो जाना चाहिए, रिवेट की यानी बोल्ट्स की बात हो रही है। तो एरोप्लेन का दिमाग में एक चित्र बनाइए और ये सारी चीजें रिलेट कर लीजिए। करेक्ट है? करेक्ट है भाई। इनको कहा जाता है साइंस में एनालॉजीज। एनालॉजीज मतलब समझने के लिए चीज इन्होंने बताई है ना? अब बस का भी एग्जांपल ले सकते थे, इन्होंने एरोप्लेन का ही लिया क्योंकि इनकी सोच बड़ी थी, है ना? और आप अटके हुए हो कि सर बुल्ट कैसे चुराएं, है ना? तो इसीलिए साइंटिस्ट है, इसीलिए भैया जी ने कुछ बढ़िया बताया है हमको, किताब में इनका नाम आया है ना? सर ये एक्सपेरिमेंट कैसे करें? करो भाई, एयरपोर्ट पे ये सब करने के बारे में सोचना भी मत।
एक केस आया था, मैं आपको बताता हूं उसके बारे में थोड़ा सा 30 सेकंड के अंदर अंदर। अगर आप बॉम्ब भी लिखते हो अपने व्हाट्सएप पे, लेट्स से यू हैव कनेक्टेड टू द एयरपोर्ट वाईफाई, और आप बॉम्ब भी लिखते हो, ब्लास्ट लिखते हो मजाक मजाक में कि यार प्लेन तो हाईजैक होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है प्लेन हाईजैक होने वाली है ना, मजाक में कि दोस्तों से आया और कहाँ है भाई, यार आज तो एयरप्लेन में फंस गया मैं, ऐसा लगता है हाईजैक हो जाएगी, तो यू कुड बी सेंड टू प्रिजन फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स, या फिर आपको एक बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है, आपसे करोड़ों रुपए लिए जा सकते हैं, या फिर आपको कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है सिर्फ इतना बोलने पे, क्योंकि सारी चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो बोल्ट चुराने के बारे में तो सोचना मत, है ना। अपने घर घर पे स्टड बनो, घर घर पे मौज मस्ती काटो, बाहर जाकर के दुनिया के कुछ तौर तरीके हैं उनमें ही हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते उनको बहुत पछताना पड़ता है बाद में। यस, और ये सच सच बात है, मतलब ये सत्य बात है, कोई मन से बना के नहीं बोल रहा मैं, है ना। यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक एनसीईआरटी पढ़ ले यार। अभी तक दो चीजें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा कि टिलमैन साहब ने 2 प्लाट खरीदे गाजियाबाद में, एक में जो है उन्होंने खूब सारी स्पीसीज रखी, दूसरे में स्पीसीज नहीं रखी, जिसमें ज्यादा स्पीसीज रखी उसमें आपका बायोमास का प्रोडक्शन मस्त है, बढ़ रहा है, ईयर टू ईयर एनुअल वेरिएशन काफी कम है, मतलब एक आधा प्लांट अगर किल भी हो जाएगा तो उसकी जगह आकर के कोई दूसरा उसकी पूर्ति कर डालेगा, ये ज्यादा रेजिस्टेंट है, कोई आपदा आ जाए चाहे कोई एलियन स्पीसीज आ जाए ये ज्यादा रेजिस्टेंट है, और जहां पर कम स्पीसीज हैं ये कम रेजिस्टेंट हैं, कोई एलियन स्पीसीज आएगा तो इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, कोई आपदा आएगी इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, और अगर 4-5 ही प्लांट हैं इनमें से एक आधा मर जाएगा तो बहुत ज्यादा डिस्टेबिलिटी आ जाएगी। और दूसरे हमारे भैया हैं आपके पॉल एलरिक साहब, पॉल एलरिक साहब ने क्या बताया, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, कि ये जो इकोसिस्टम है इसको हमने कंपेयर किया एक प्लेन से, एक हवाई जहाज से, और उसके अंदर जो नट लगे हुए हैं, जो बोल्ट लगे हुए हैं, उनको हमने कहा स्पीसीज। अगर आप एक एक स्पीसीज को रिमूव करते रहोगे तो ओवरऑल इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज होता रहेगा, कमजोर होता रहेगा। इसीलिए हम लोग एक फिलॉसफी में बहुत ज्यादा मानते हैं, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारा G20 समिट का नारा भी था, अगर आपको पता हो तो। हम मानते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब के सब एक परिवार है, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, और इसी चीज को हमने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था 11वीं में। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वहां मैंने आपको बताया था बायोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। एक व्यू होता है बायोलॉजी को पढ़ने का एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जहां पर हम अपने आप को खुदा मान लेते हैं, हम मानते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमारे सामने कोई और स्पीसीज कुछ भी नहीं, अगर एक चींटी मर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अगर मर जाएं तो हमें बहुत फर्क पड़ना चाहिए। यह धारणा, यह सोच गलत है, क्योंकि जब ये पृथ्वी बनी है, नेचर ने इतनी सारी स्पीसीज अगर बनाई है तो उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस है, कोई ना कोई उसके पीछे बहुत ही बेहतरीन चीज है, तो हर स्पीसीज को हमें इक्वल नजर से देखना चाहिए। तो बायोसेंट्रिक व्यू ज्यादा बेटर व्यू है। बायोसेंट्रिक मतलब, बायो का मतलब लाइफ, लिविंग, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें बराबर मानना है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी क्यों ना हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा हाथी क्यों ना हो, सब इस धरती की नजर में बराबर हैं। यस, चलो भाई, इसी बात को एनसीईआरटी में देख डालते हैं, समझ डालते हैं, पढ़ डालते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज। टिलमैन साहब ने कहा कि कम्युनिटीज जिनमें ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही हैं ये आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जिनमें लेस स्पीसीज पाई जाती हैं वो कम स्टेबल होते हैं। जहां ज्यादा स्पीसीज है ये आपका बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाते बायोमास प्रोडक्शन में, ईयर टू ईयर बायोमास प्रोडक्शन में ये ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं दिखाते। एक आधा प्लांट अगर मर गया है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा आकर के उसका काम कर डालता है। दे आर मोस्ट रेजिस्टेंट एंड रेजिलियंट, यानी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और इनकी सहन शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, है ना। तो नेचुरल या मैन मेड अगर कोई आपदा है तो उससे भी ये बहुत ज्यादा जल्दी कोप अप कर जाते हैं, एंड कोई एलियन स्पीसीज अगर आ गई है तो उससे भी ये बहुत जल्दी अपना बचाव कर लेते हैं। तो दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशंस, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, आपका हर आपदा से अपने आप को बचा सकते हैं, एलियन स्पीसीज से बचा सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा ईयर टू ईयर चेंज नहीं होती। तो डेविड टिलमैन साहब ने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किए, है ना, लंबे टाइम तक प्लॉट में इन्होंने खेती कर डाली, आउटडोर प्लॉट लिए इन्होंने 2, और इन्होंने कहा कि प्लॉट विद मोर स्पीसीज, जहां ज्यादा स्पीसीज थी यहां पे लेस ईयर टू ईयर एनुअल वेरिएशन है टोटल बायोमास का, यानी वही कि अगर एक आधा प्लांट किल हो जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान इकोसिस्टम को नहीं होता, कोई और आके उसका काम कर लेता है। दूसरी जो हाइपोथेसिस है, आज का दूसरा टॉपिक जो है यह रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, यानी
आपके हवाई जहाज में जो बोल्ट्स हैं उनको पॉप करना। तो स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिक साहब ने हमें यह हाइपोथेसिस दी। इन्होंने कहा कि एक हवाई जहाज में जो रिवेट हैं ये क्या है, आपकी स्पीसीज हैं, और एरोप्लेन जो है, जो हवाई जहाज है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। तो अगर हर पैसेंजर जो कि आपका ट्रेवल कर रहा है हवाई जहाज में, अगर वो रिवेट को पॉप करके ले जाए, एक एक बोल्ट उखाड़ता चला जाए, तो आपका स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बोल्ट उखाड़ना मतलब अब जो आपका एरोप्लेन है उसमें से बोल्ट उखाड़ लिया है, यानी एक स्पीसीज को इकोसिस्टम से निकाल लिया है, तो आपकी फ्लाइट की सेफ्टी कम हो जाएगी, फ्लाइट वीक हो जाएगी, यानी अल्टीमेटली आपका यहां पर आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा रिवेट निकलते रहेंगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा वीक होती चली जाएगी आपकी फ्लाइट। करेक्ट। कुछ ऐसी हैं स्पीसीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि आपकी विंग्स के पास पाई जाने वाली बोल्ट्स या रिवेट्स, जो कि आपके काफी सारे फूड चेन्स को कनेक्ट करती हैं, यानी फूड वेब बनाती हैं। तो आपका ये जो अगर है गायब हो गई तो एक ही बार में इकोसिस्टम को बहुत गहरा झटका पहुंचेगा। करेक्ट, ये हमारी बात हुई। एक बार चेक करते हैं यहां तक हमारे पास कोई क्वेश्चन है या नहीं, एंड अल्टीमेटली हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ये हमसे हो जाएगा, पहले सवाल पढ़ा देता हूं। अकॉर्डिंग टू रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपेरेबल, कौन सी बात है जो कि सही नहीं है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के लिए। रिवेट यानी बोल्ट्स को स्पीसीज बोला, एरोप्लेन को इकोसिस्टम बोला, सेफ्टी ऑफ फ्लाइट को स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम बोला, पॉपिंग को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बोला, मतलब बोल्ट निकाला तो स्पीसीज बढ़ गई। कौन सी बात सही है, फटाफट बताइए। इन चारों में से कौन सी बात गलत है? अगर एरोप्लेन यानी कि एक आपकी हवाई जहाज जो है उसको आप इकोसिस्टम कह रहे हैं, अगर उसके अंदर पाए जाने वाले जो नट बोल्ट्स हैं उनको आप स्पीसीज कह रहे हैं, तो जब आप नट बोल्ट निकालेंगे तो आपकी सेफ्टी ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगी, है ना, यानी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दोनों चीजें सेम है। अगर आप रिवेट पॉप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, ओरिजिनेट नहीं हो रही। स्पीसीज गायब हो रही है, ओरिजिनेट थोड़ी हो रही है, बंद थोड़ी रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन हो जाएगा। एकदम सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन हो जाएगा। 91% लोगों ने तोड़ फोड़ दिया है भाई, बहुत शानदार। अब देखिए, which scientist found that plots with more species showed less year to year variation in total biomass। दो प्लॉट खरीद करके अपने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स कौन से साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए थे, ये आपका सवाल है। अभी हम आज दो ही साइंटिस्ट के बारे में पढ़े हैं, अर्नेस्ट मेयर, पॉल एलरिक, डेविड टिलमैन या रॉबर्ट में। दो तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं, बची हुई चीजों को आपको क्या करना है, यहां पर मार्क करना है। डी फॉर डोरेमोन हो जाएगा, डी फॉर डॉली चाय वाला। क्या बात है दोस्त, शाबाश, बढ़िया, शानदार। यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, दो ही साइंटिस्ट हमने पढ़े हैं, पॉल एलरिक साहब, इनको जाना जाता है किस लिए, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के लिए, और दूसरे टिलमैन साहब, इन्होंने क्या किए थे, गाजियाबाद में दो प्लॉट खरीदे थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उन प्लॉट्स के ऊपर कि भैया एक प्लॉट जो है उसमें मैं ज्यादा डाइवर्सिटी रखूंगा तो वो ज्यादा स्टेबल प्लॉट रहेगा, और दूसरे में मैं कम बायोडाइवर्सिटी रखूंगा तो उसमें कम स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो इन्होंने कहा था मोर द नंबर ऑफ स्पीसीज मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। लगभग 90% बच्चों ने फिर से सही कर दिया है। अगर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है तो उसमें स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, डेविड टिलमैन साहब ने कहा कि आपका एक प्लॉट जो है, मेरे दो प्लॉटों में से एक प्लॉट जो है इसमें खूब सारी स्पीसीज हैं, है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो उस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, वाई दैट पर्टिकुलर प्लॉट इज स्टेबल, उस स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा पॉइंट करेक्ट है, फटाफट बताइए। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। ज्यादा वेरिएशन प्रोडक्टिविटी में नहीं आती, तो ये बात आपकी करेक्ट है। स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट, या तो रेजिस्टेंट हो, कोई आपकी बाहर की आपदा यहां ना आए, या रेजिलियंट हो, सहन शक्ति बढ़ चुकी हो। तो आपकी कैसी भी आपदा है, चाहे नेचुरल चाहे मैनमेड, इनको सह जाते हैं आपके स्टेबल इकोसिस्टम। और कोई एलियन स्पीसीज आ गई है तो उससे भी डटकर मुकाबला करते हैं। सारी चीजें स्टेबिलिटी का प्रतीक है। तो क्या यहां पर डी फॉर डॉक्टर बच्चन सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। आपका 87% लोगों ने सही कर दिया है। ये तो आप अभी नहीं कर पाएंगे, ये आप नहीं कर पाएंगे, ये आप कर लेंगे।
ये आप कर लेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसी चैप्टर का सवाल है। एक बार फटाफट इसको करने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं जिससे कि आपको याद आ जाए। ये आज के लेक्चर में भी दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार चाहता हूं कि आप ये खुद से करें। If the present rate of extinction of species continues, almost half of the species on earth will be lost in next। जिस हिसाब से धरती पर जो स्पीसीज है इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है करंट रेट पे भी, जिस हिसाब से धरती पे से स्पीसीज गायब होती जा रही हैं, अगले कितने साल में सारी की सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी? एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ था, अगले 200 साल में सारी की सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, यानी अगले 100 साल में आधी स्पीसीज खत्म हो चुकी होंगी। ये एनसीईआरटी का डेटा था और इसको हम लेक्चर 1 में ही लिख चुके थे कि दुनिया की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो जल रही है। हम एक साइड से स्पीसीज को खोज रहे हैं पर हमारा स्पीसीज खोजने का रेट काफी कम है, लेकिन जिस हिसाब से स्पीसीज गायब हो रही हैं वो गायब होने का रेट बहुत ज्यादा है। और जिस हिसाब से स्पीसीज गायब हो रही हैं अगले 200 साल में सारा का सारा खेला खत्म हो जाएगा। तो अगले 100 साल में आधी स्पीसीज गायब हो जाएंगी, हाफ ऑफ द स्पीसीज। और यहीं पर एनसीईआरटी का अगला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि लगभग अगले 200 साल में सारी की सारी स्पीसीज का वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड डिजरमैक्स हो चुका होगा। उत्तर है आपका भूरा बच्चन। 91% लोगों ने तोड़ दिया है, फोड़ दिया है। क्या बात है दोस्त, शाबाश, शानदार, क्या बात है मेरे भाई, झंडा ही गाड़ दिया, वेरी गुड। आइए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, डेटा खेल लेते हैं, थोड़ी और कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम लोग जान रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। यहां तक सभी को सारी की सारी बातों की क्लैरिटी है? एक बार यस लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन। सर बहुत दिन बाद लाइव लेक्चर, हम तो डेली ही आते हैं भाई। आप शायद थोड़ा लेट हो गए हैं पर कोई बात नहीं। चलिए यहां तक सब कुछ ठीक है? यस 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 यस, चलो मजेदार। अब देखिए मेरे दोस्त, अब आपको एक बात बताता हूं। दुनिया में जब से कॉलोनाइजेशन होने लगने लगी है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन के इनिशियल 6 अल्फाबेट पढ़िए एक बार। कॉलोनी, कॉलोनी बनना। अब हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। कॉलोनाइजेशन होना मतलब पेड़ काट करके, प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके आप अपना घर बनाने लगे हैं, आशियाना बनाने लगे हैं, फैक्ट्री लगाने लगे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप करने लगे हैं। जब से ऐसा हुआ है जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अगर भाई हमारे घर में आकर के कोई रहने लग जाए तो हमको तो घर छोड़ना पड़े ना। अगर कोई हमारे घर पे कब्जा कर ले इसका मतलब हम हमारे घर में नहीं रह सकते। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पे जानवरों के घरों पर कब्जा ही तो कर रहे हैं। जंगल क्या है? जानवरों का घर है। अगर हमसे कोई पूछे, नेचुरली पूछे कि जंगली जानवर कहां मिलते हैं, तो हमारे नाम से ही हमको आइडिया लग रहा है कि जंगली जानवर मतलब जंगल में ही मिलता है, इसीलिए तो नाम जंगली है। तो अगर हम उन इलाकों में जंगलों को काट करके कॉलोनीज बना रहे हैं तो इसे कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। अब आप अगर जानवरों का घर उजाड़ रहे हो तो या तो वो जानवर आपके घर पे आएंगे दावत खाने, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अपने घर के अभाव में, अपने घर की कमी की वजह से मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इस दुनिया में से गायब हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सड़क पे तेंदुआ दिखाई दिया, है ना, सड़क पे तेंदुआ मिला, शहर में घुसा तेंदुआ। मेरे भाई शहर में तेंदुआ नहीं घुसा, शहर जंगल में घुसा, तेंदुआ वहीं रहता था। अब वो तो अपने गांव आएगा ना गर्मियों की छुट्टी मनाने, तो उसमें फिर डर कैसा? अगर आप पहले ही एनक्रोच कर चुके हैं, अगर आप पहले ही किसी और के घर में घुस चुके हैं, तो सामने वाले का इतना तो अधिकार बनता ही है कि वो अपने घर में आता जाता रहे, देखता रहे कि हाँ मेरे भाई बंधु सब ठीक है या नहीं। तो तेंदुआ शहर में नहीं घुसा है, शहर तेंदुए के घर में बसा हुआ है, तेंदुआ तो अपने ही इलाके में घूम रहा है। तो यहां पर जब कॉलोनाइजेशन हुई ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड की, तो मेरे दोस्त ह्यूमंस जो है इन्होंने ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड को काट काट के वहां घर बनाए। यहां पर 2000 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई। वहां पर अलग अलग प्रकार की आपकी नेटिव बर्ड्स रहती थी, नेटिव मतलब वहीं की रहने वाली, उसी इलाके में ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ही रहती थी। वहां की 2000 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड गायब हो गई। इतना ज्यादा नुकसान होता है, इतनी ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं कॉलोनाइजेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ काटने की वजह से, या फिर आपके पॉल्यूशन की वजह से। तो हमको इन सारी चीजों पर रोक लगानी होगी। तो एक लिस्ट बनती है जिसको आईयूसीएन रेड लिस्ट कहा जाता है। 2004 का डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आईयूसीएन क्या था मेरे दोस्त? हम पहले ही लिख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आईयूसीएन का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको IUCN हमने बोला। 2004 का इसका जो डेटा है, रेड डेटा लिस्ट, रेड मतलब खतरे की घंटी। तो रेड लिस्ट जो है, इसमें ऐसी स्पीसीज के बारे में बताया जाता है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जो कि खतरे की घंटी पे बैठी हुई हैं एकदम। जब जब वो घंटी बजेगी, कोई ना कोई स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी। और रिसेंटली एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज हैं उनके बारे में भी इस रेड डेटा बुक में आपको बातें बताई गई होती हैं। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जिनको डेंजर है आगे आने वाले टाइम में, जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उनके बारे में भी आपको सारी डिटेल दी हुई होती है। तो यहां पर बताया गया कि 784 स्पीसीज जो है, ये आपकी लास्ट 500 साल में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये तो हमें पता है कि इतनी एक्सटिंक्ट हुई है। कई तो स्पीसीज ऐसी हैं जो हमारे खोजने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये 784 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि 500 साल में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिनका हमारे पास डेटा है, राइट। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये 784 जो है, इसको लगभग आप 786 विच इज कंसिडर्ड अ लकी नंबर, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर भैया यहां पर 784 लिखा हुआ है, 784 लिखा हुआ है, तो इसमें आपकी प्लांट स्पीसीज कितनी है? ये 7 8 को उल्टा पुल्टा कर दो, 8 7 आपकी प्लांट स्पीसीज है, इनमें से 8 7 आपकी प्लांट स्पीसीज है, करेक्ट। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में से कौन ज्यादा होता है? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में से कौन ज्यादा होता है मेरे भाई? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में से इंसेक्ट ज्यादा होते हैं, वर्टिब्रेट ज्यादा होते हैं, इनवर्टिब्रेट ज्यादा होते हैं, इंसेक्ट्स, है ना। तो इनवर्टिब्रेट ज्यादा है, तो 784 में से 87 चली गई, यानी लगभग 700 बची। 700 में से आप थोड़ा दो टुकड़ों में तोड़ दो, 360 और 340, टोटल आपका सम क्या हो जाएगा? 700 के आसपास हो जाएगा। तो एक हो जाएगी 360 के आसपास, यानी 359 के आसपास, और एक हो जाएगा आपका 340 के आसपास, यानी 338 के आसपास। आसपास का नंबर याद कर लीजिए, यानी 360 और 340 मिलाकर के 700 हो गए, प्लस आपका 78 से 87 आपने निकाला, इतनी प्लांट स्पीसीज हैं। तो 359 ज्यादा है, तो इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज ज्यादा, तो वो एक्सटिंक्ट भी ज्यादा होंगे, इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट भी ज्यादा होंगे। और आपका वर्टिब्रेट्स होते कम है, तो एक्सटिंक्ट भी कम होंगे। तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि कौन ज्यादा था कौन कम था, उससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। ये 3 नंबर आपको यहां पर याद करने होते हैं, करेक्ट है। अभी नई एनसीईआरटी में क्या 2007 का डेटा दे दिया गया है क्या? आप में से काफी सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं 2007 का डेटा है। मेरी जो एनसीईआरटी है, जिससे मैंने अभी रेफरेंस लिया है, इसमें 2004 का डेटा है, राइट। पर लेकिन नंबर जो है वो आपका सेम ही है दोनों जगह पर। तो अगर आप देखें तो इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा होते हैं, तो 360 के आसपास इनवर्टिब्रेट्स, और आपका वर्टिब्रेट्स कम होते हैं, 340 के आसपास वर्टिब्रेट्स। और 7 8 है, इसको 8 7 उल्टा करके लिख दो, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी आपकी प्लांट स्पीसीज है जो पिछले 500 साल में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये नंबर हमको याद हो गए। और रीसेंट एक्सटिंक्शन की अगर आप बात करें तो पिछले 20 सालों में आपकी 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब इनमें से आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका यहां पर नाम दिया हुआ है। तो ये जो डोडो है, ये एक बर्ड है, बहुत यूनिक दिखने वाली बर्ड है, इसका नाम है डोडो। अब ये इस धरती पे से गायब हो चुकी है। और ये डोडो बर्ड कहां पर पाई जाती थी? मॉरिशस में पाई जाती थी। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये मॉरिशस में पाई जाती थी। दूसरी जो आपकी चीज है ये है क्वागा। क्वागा में आ रहा है ए आ रहा है, तो ये आपका स्टार्टिंग और एंड में आपका ए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अफ्रीका की हो जाएगी क्वागा। कोई पूछे क्वागा कहां की है? अफ्रीका की है। अब क्वागा में भी ए आ रहा है, और थाइलासिन जो है इसमें भी ए आ रहा है, पर इसमें टी भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, तो थाइलासिन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। ऑस्ट्रेलिया मतलब यहां पर ए भी आया और आपका टी भी आया, एल भी आया, तो ए टी एल तीनों आ गए। तो आपका ऑस्ट्रेलिया का है थाइलासिन, अफ्रीका का है क्वागा। स्टेलर सीकाओ, एस एस आ रहा है, स्टेलर सीकाओ, तो एस एस कहां आता है? रशिया में आता है, रशिया में आता है, तो एस एस रशिया। और यहां पर है 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान एंड कैस्पियन। तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, मैं कैपिटल में लिख करके बता देता हूं कि दे आर सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स। स्पीसीज नहीं है, सब स्पीसीज है, सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जो कि रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए, है ना। टाइगर जिंदा है? नहीं भाई, टाइगर जिंदा नहीं है। ये 3 की 3 जो स्पीसीज है ये गायब हो चुकी हैं। 3 सब स्पीसीज हैं जिनका नाम है बाली, जवान और कैस्पियन। ये तीनों की तीनों क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। माइक का तार निकल गया है, एक बार
डाल लेते हैं। तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है भाई, याद रखने का काम जो है वो तो हमने पहले ही कर दिया है। स्टेलर सीकाओ SS रशिया में, थाइलासीन आपका T और A आ रहा है, L आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, क्वागा AA अफ्रीका में, डोडो सबसे अलग नाम है, ये आपको देखने को मिलता है मॉरिशस में, और बाली जवान और कैस्पियन ये आपकी सब स्पीसीज है टाइगर की। क्या यहां तक चीजें सबको याद हो गई? एक और बार नंबर मैं आपको याद करा देता हूं मेरे भाई। पिछले 500 साल में काफी सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो आपका यहां पर नंबर जो है 786 के आसपास आप याद कर लीजिए, 784 आपको ये ऑप्शन में देख के मिल जाएगा। कोई इतना पागल नहीं है कि 784 400 785 786 साथ साथ दे दे। थोड़ा बहुत आप अगर रैंडम लॉजिक लगाओगे आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 784 स्पीसीज। अब 786 तो स्टार्टिंग के दो नंबर को घुमा दीजिए, 78 का कर दीजिए 87, तो 87 स्पीसीज प्लांट की गायब हुई हैं पिछले 500 साल में, और बची हुई 700 में से लगभग 360 और 340 आपकी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की स्पीसीज गायब हुई हैं। 360 के आसपास 359, 340 के आसपास 338, इतनी स्पीसीज आपकी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की गायब हुई। फिर आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई कौन कौन सी रीसेंट स्पीसीज गायब हुई हैं, पिछले 20 साल में 27 स्पीसीज आपकी गायब हो चुकी हैं, जिनमें से आपकी एक बर्ड है जिसका नाम है डोडो, जो कि आपकी मॉरिशस की है। उसके अलावा अगर आप देखें तो क्वागा, AA का इसमें साउंड आ रहा है, क्वागा की स्पेलिंग में, तो अफ्रीका की है ये। थाइलासीन, इसमें A, T और L अल्फाबेट आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की है ये। स्टेलर सीकाओ SS का साउंड आ रहा है, तो रशिया की है ये। और बाली जवान और कैस्पियन, ये 3 सब स्पीसीज है टाइगर की, सब स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सब वर्ड है ये याद रखना है। यहां तक का डेटा क्रैक है, एकदम क्लियर है? फटाफट बताइए, यहां तक का डेटा एकदम क्लियर है सभी को, है ना? यस, बढ़िया। एक स्पीसीज में ही थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है तो सब स्पीसीज आर क्रिएटेड, मतलब ज्यादातर चीजें सेम है, सब स्पीसीज में भी ज्यादातर चीजें आपकी सेम रहती हैं, एक ही स्पीसीज में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आने के कारण सब स्पीसीज क्रिएट हो जाती हैं, राइट? तो दे आर सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। अब देखिए मेरे दोस्त, मोर देन 15,500 स्पीसीज, आज के दिन में 15,500 से भी ज्यादा ऐसी स्पीसीज हैं जो कि थ्रेटेंड हैं, दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इनको क्या है? एक्सटिंक्शन का थ्रेट है कि हम लोग भैया गायब हो जाएंगे इस धरती पे से, हम लोग जो है खत्म हो जाएंगे। एंड आपको एक मस्त बात बताता हूं कि ये लगभग 15,000 के आसपास जो स्पीसीज हैं जिनको थ्रेट है, दिस थ्रेट, दिस एक्सटिंक्शन, this extinction is not random, this extinction is not random। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका एक्सटिंक्शन के चपेटे में आ गया। अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स के बारे में बात करें, तो ये जो एक्सटिंक्शन है इट इज नॉट रैंडम। अगर आप देखें एक बर्ड को, अगर आप देखें बर्ड को, तो बर्ड्स में आपकी 11% या 12% जो बर्ड्स हैं, है ना, 12%, तो आप स्टार्टिंग में दो नंबर लिखिए, 1 और 2, सबसे पहले यही नंबर आते हैं दुनियादारी में, 1 और 2। तो बर्ड्स जो हैं ये लगभग 12% बर्ड आपकी एक्सटिंक्शन होने की कगार पे बैठी हुई हैं। बर्ड के बाद आप देखिए मैमल, मैमल, मैमल जो है ये कितने हो जाएंगे? आप 1 में 1 ऐड कर दीजिए, 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3, यानी 1 2 यहां लिखा, फिर 2 3 यहां लिख दिया, 23% आपके क्या हो जाएंगे? मैमल। फिर आप अगर एम्फीबियन को देखें तो इसका नंबर आपका क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट होता है। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत है आज के दिन में, सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट होने की कगार पे ये हैं, तो इसमें उल्टा पुल्टा कर दीजिए, आपके 23 को हो जाएगा 32%। और एनिमल और प्लांट में कितना डिफरेंस है? एक किंगडम का फर्क है। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। तो एनिमल से एक नीचे लेवल पे पाया जाता है आपका प्लांट, एक नीचे लेवल पे पाया जाता है प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होंगे आपके नेकेड सीड, नंगे पुंगे जो प्लांट्स होंगे जिम्नोस्पर्म्स, ये आपके कितने परसेंट एक्सटिंक्शन के शिकार हैं? 31%। ये 4 नंबर आपको याद करने होते हैं, इससे आसान तरीका आपको मिल नहीं सकता याद करने का, क्योंकि दुनिया में इतना डेटा है कि आप इसको याद कैसे करोगे। मैं अगर आपको सीधा सीधा बता दूं, बर्ड्स आपके 12%, मैमल्स आपके 23%, एम्फीबियन आपके 32%, जिम्नोस्पर्म 31%। मुझे याद है आज के दिन में, क्योंकि मैं इस पे कई सारे सवाल सॉल्व कर चुका हूं और कई साल से इस डेटा को देख रहा हूं। लेकिन मैंने पहली बार कैसे याद किया था, अगर मैं एक स्टूडेंट के तौर पे देखूं तो इतने नंबर देख के तो मैं चकरा जाऊंगा ना। अभी मैंने एक नंबर पढ़ा आपका 784, ये वो स्पीसीज है जो पिछले 500 साल में गायब हुई। फिर 87 इज द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज। बची हुई 700 में से लगभग 360 के आसपास, 359 के आसपास इनवर्टिब्रेट, लगभग 340 के आसपास, 338 के आसपास वर्टिब्रेट। इतने नंबर पढ़े।
फिर मैंने पढ़ा 15,500 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि आपकी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पे बैठी हुई हैं, जिनको आगे खतरा है, इनको हमको बचाना है। इसमें से भी अगर आप देखोगे तो 12% के आसपास क्या है, बर्ड है। तो पहले 1 2 लिख दिया, नंबर की शुरुआत तो 1 2 से ही होती है, 1 2, फिर 2 3 लिख दिया, 1 2 2 के बाद आपका 3 आता है, फिर आपका इनको उल्टा कर दिया, 3 2 लिख दिया, फिर इसमें से एक घटा दिया, यानी एक किंगडम नीचे चले गए, 3 1 लिख दिया। तो 1 2 है आपका बर्ड, फिर मैमल, फिर 32% सबसे ज्यादा एम्फीबियन, और फिर एक नीचे आपका प्लांट। ऐसे नंबर याद होते हैं, क्योंकि एक बार तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नंबर किसी के बस की बात नहीं है याद करना, है ना। और बाकी लोग सीधा सीधा बता देते हैं। मेरा यह मानना है कि क्लास में सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, एक दो बार जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, फिर ऑटोमेटिकली रिवीजन से सारी की सारी चीजें भेजे में सेट हो जाती हैं। करेक्ट। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा हायर प्लांट्स और एनिमल्स में से एक्सटिंक्शन का थ्रेट किसको है, किस पे सबसे ज्यादा खतरे की तलवार लटकी हुई है, इन चारों में से कौन है वो, फटाफट चैट सेक्शन को भर डालो। कौन है मेरे भाई, बताइए फटाफट। अगर मैं कहूं कि हायर प्लांट्स में से बर्ड जो है हायर है बहुत, मैमल्स सबसे हाईएस्ट है, एम्फीबियन बहुत हाई है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स हैं। हायर प्लांट और एनिमल्स में से सबसे ज्यादा मोटी तलवार किसके गर्दन पे लटकी हुई है, किसका एक्सटिंक्ट होने का यहां पर सबसे ज्यादा चांस है, एम्फीबियन का मेरे भाई 32%। तो एम्फीबियंस जो हैं क्या कहा जाता है, अमंग हायर प्लांट एंड एनिमल आर दे मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, क्या इनके एक्सटिंक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, क्या ये बात करेक्ट है? करेक्ट है दोस्त। क्या ये बात मैं इस टेबल से निकाल सकता हूं, क्या मुझे याद करने की जरूरत है? सर बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ, मैं आंख का अंधा हो सकता हूं, अकल का अंधा नहीं हो सकता मेरे भाई। अगर यहां पे एक नंबर लिखा है 12, एक लिखा है आपका 23, एक लिखा है आपका 32, एक लिखा है 31, और मैं पूछूं हाईएस्ट को चुनिए, तो आप इसको चुनेंगे ना। अगर आप सुन के भी बताना चाहें, आप बोर्ड पे देख नहीं रहे हैं तो भी तो आप 32 ही बोलेंगे। तो आपका एम्फीबियंस जो है दे आर मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, ये हमें यहां से पता लगता है। तो एक और बार सारे नंबर को रिवाइज करा दूं, करा दीजिए सर। आपकी टोटल पिछले 500 सालों में जो स्पीसीज गायब हुई हैं ये है 784 में से 87 है आपकी प्लांट स्पीसीज, 360 के आसपास यानी आपकी 359 के आसपास है इनवर्टिब्रेट, क्योंकि इनवर्टिब्रेट होते ही ज्यादा है, और 340 के आसपास यानी 338 है वर्टिब्रेट, क्योंकि वर्टिब्रेट होते ही कम है, तो एक्सटिंक्ट भी आपके कम हुए। उसके बाद कौन सी स्पीसीज हायर लेवल पे ज्यादा एक्सटिंक्ट होने के चांसेस रखती हैं, आपकी 12% बर्ड, तो पहले लिखा आपने 1 2 के बाद आता है 2 3, ये हो गए आपके मैमल, 2 3 को उल्टा पुल्टा कर दिया तो हो गया 32, सबसे बड़ा नंबर यानी एम्फीबियन, जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे सबसे ज्यादा है, और फिर इसमें से एक घटा दिया, एक किंगडम कम, यानी आपका प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म 31%। क्या ये सारी बातें अब सबको याद है, यस और नो, फटाफट बता डालिए। यहां तक सबको याद है, या दोनों स्लाइड सबको याद हो गई हैं, यस और नो, झटपट बताइए। एटलीस्ट एक बार के लिए याद हो जानी चाहिए, बाकी तो रिवीजन इज द कोर की, रिवीजन करना ही पड़ेगा, नंबर किसी के दिमाग में सेट नहीं होते, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए। डायमंड क्लियर, क्या बात है दोस्त, शानदार 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 शानदार, बढ़िया 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 बढ़िया। नई एनसीईआरटी में अगर 2007 लिखा है तो 2007 कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए मेरे भाई, सेम बातें यहां पर पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्पीसीज जो है दुनिया पे से गायब होती जा रही हैं। अगर आप ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड की बात करें, वहां पे जंगलों को काट काट के अगर आपने कॉलोनाइजेशन करी है, कॉलोनी बसाई है, तो वहां पे 2000 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की एक्सटिंक्शन हो चुकी है। IUCN की रेड लिस्ट अगर आप देखें 2004 का डेटा, तो 784 स्पीसीज आपकी पिछले 500 साल में गायब हो चुकी हैं। 784 में से स्टार्टिंग के दो नंबर को टेढ़ा मेढ़ा करो तो 87 हो जाएंगे आपके प्लांट, 360 के आसपास यानी ज्यादा स्पीसीज आपकी हो जाएंगी इनवर्टिब्रेट की, और वर्टिब्रेट की 340 के आसपास। तो एनसीईआरटी में उल्टा सीधा डेटा लिखा हुआ है, इसलिए आप कभी नंबर्स को याद कर ही नहीं पाते। कल अमेजॉन वाला जो डेटा था वो हमने कैसे करेक्ट किया था, वहां पर सबसे एंड में दे रखा है इंसेक्ट्स को, इनवर्टिब्रेट्स को, हमने पहले इंसेक्ट को ऊपर रखा, फिर प्लांट को सेकंड नंबर पे, फिर FB राम हमने पढ़ा था तो रेप्टाइल एंड में डाला हमने, फिर आपकी आई फिशेज, बर्ड्स, आपका एम्फीबियन, मैमल, और फिर हमने डाला रेप्टाइल को। तो सारे नंबर हमको याद हो चुके थे, राइट। तो इसको रीअरेंज करोगे तो आसानी से याद रह जाएगा। रीसेंट एक्सटिंक्शंस अगर आप देखें तो आपका डोडो जो एक बर्ड है, ये मॉरिशस की बर्ड है,
क्वागा, ए अफ्रीका, अफ्रीका। TLC थाइलासीन है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। स्टेलर सिकाओ, SS रशिया। एंड 3 सब स्पीसीज, दिस सब वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्टेटमेंट टाइप सवाल में पूछ लेगा कि हाँ भैया बताओ ये स्पीसीज है कि सब स्पीसीज है, तो आपके सब स्पीसीज हैं। लास्ट 20 सालों में लगभग 27 स्पीसीज जो है ये आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगर आप देखें तो एक्सटिंक्शन जो है दे आर नॉट रैंडम, ऐसा नहीं है कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं भी एक्सटिंक्ट हो रहा है, इनकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज है। तो एम्फीबियन की परसेंटेज कितनी थी, 32%, सो दे आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। 32% एम्फीबियंस जो है इनको दिन रात यही डर लगा रहता है कहीं हम एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। तो 15,500 ऐसी स्पीसीज है जो थ्रेटेंड है, जिनको एक्सटिंक्ट होने का डर है। तो 12% क्या है आपकी बर्ड्स, पहले 1-2 लिखा हमने बर्ड, फिर 1-2 के बाद 2-3 लिखा हमने, ये है आपके मैमल्स, फिर 2-3 को उल्टा पुल्टा कर दिया तो बन गया 3-2, ये है आपके एम्फीबियन सबसे बड़ा नंबर, और फिर इसमें से एक नंबर हमने माइनस कर दिया तो प्लांट किंगडम आ गई, यानी जिम्नोस्पर्म आ गया। ये हमारी टोटल बात है जो हमने अभी तक देखी। यहां तक करेक्ट है, सब लोगों को सारी बात समझ में आ गई है? यस बताइए, यस 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 बताइए भाई फटाफट। क्या सबको यहां तक क्लैरिटी है? ये नंबर सबको क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड को काट करके आपने अगर कॉलोनी बनाई तो कितनी स्पीसीज वहां से एक्सटिंक्ट हो गई, कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई? 1200, 1300, 1400 या 2000? अभी लिखवाया था, पहली लाइन थी हमारी, फटाफट बताइए यार। स्टार्टिंग में स्पैमर आए तो समझ में आता है भाई, जब बैच शुरू हुआ था तो स्पैमर आने चाहिए थे। एंड में आखिरी लेसन्स में क्या करने आ रहे हैं भाई स्पैमर, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। जाते जाते क्या आखिरी सलाम देने आए हैं क्या ये लोग? सलाम मेरे भाई, पोलोनियम क्लियर, क्या बात है यार, शानदार पढ़ रहे हो आप लोग, शाबाश। आई लाइक दिस क्रिएटिविटी, अच्छे लोग हो आप, अच्छे भाई हो मेरे। डोरा बच्चन तो 2000 स्पीसीज थी अभी, है ना? ये 1400 और 1200 शब्द कहां सुना था? कहीं देखेला लगता है ये डेटा। 1400 कोलंबिया में कितनी बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे, है ना? आपका कितनी? 1400। फिर आपका भारत थोड़ा सा ऊपर 1200। उसके बाद 105 स्पीसीज आपका 41 डिग्री नॉर्थ में न्यूयॉर्क, और 56 स्पीसीज आपका 71 डिग्री नॉर्थ में ग्रीनलैंड। तो ये दोनों नंबर हमने कल पढ़े थे, 1200, 1400, 1300 हमने पढ़ा ही नहीं है, और अल्टीमेटली 2000 हमने आज पढ़ा है। क्या बात है दोस्त, पेड स्पैमर है। एक भाई ने पेड की स्पेलिंग गलत लिखी है ना PAD, PAAD, सर ये पार स्पैमर है, पार स्पैमर हो गया। ठीक है भाई, उसको भी पैसा कमाने दो यार, छोटी उम्र में उस पर भी जिम्मेदारियां हैं। 80% लोगों ने सही कर दिया है, वही कंफ्यूज होकर 1200 मार दिया कई लोगों ने, 2000 है, 2000 है मेरे दोस्त। IUCN 2004 के डेटा के हिसाब से, वही आप नई एनसीईआरटी में 2007 है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कितनी कितनी प्लांट स्पीसीज थी, कितनी इनवर्टिब्रेट कितनी वर्टिब्रेट, मैं लिख के दे रहा हूं, आप लॉजिक से निकाल लोगे, आपको कुछ छूने की जरूरत नहीं है। और आप एनसीईआरटी का PYQ है ये, आप देखोगे आप PYQ भी निकाल डालोगे सेम इसी तरीके से, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना? IUCN फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो एन में नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों कंबाइंड है। यह हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, पहले लेक्चर में ही लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं लिखवा दूंगा यहां पर। तो यहां पर देखिए भाई, मैंने बताया था 7-8 को उल्टा पुल्टा कर दो तो 8-7 आ गई। 8-7 आपकी प्लांट स्पीसीज, तो पहले तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, पहले ही बार में हमने आधा तो क्वेश्चन सॉल्व कर डाला। अब देखिए इनवर्टिब्रेट यहां ज्यादा है और वर्टिब्रेट कम है, लॉजिकल लग रहा है, यहां वर्टिब्रेट ज्यादा है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। उत्तर क्या आ गया? चूरा बच्चन आ गया। क्या मैंने यहां पे नंबर को देखा भी क्या मैंने यहां पर नंबर को देखा भी कि क्या है? प्लांट के नंबर को बस मैंने देखा, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट तो मैंने देखा ही नहीं। आई हैव यूज्ड शेयर लॉजिक टू क्रिएट एन आंसर, और वो सही भी निकला। यही है कॉमन सेंस की ताकत। 75% के आसपास, सॉरी 76% के आसपास लोगों ने सही कर दिया है, राइट? ये आपके आज के सवाल है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा और टॉपिक रहता है उसको पढ़ेंगे हम। सौम्य, सार्थ, युगांडा का रामलाल, अतिशाम, लक्षिता, मुदस्सिर, जीवेश, पीयूष मोदी, अनिरुद्ध एंड अंशु पॉल आर इन टॉप रैंक्स। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई, कमाल कर दिया दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है भाई। अब हम पढ़ते हैं मास एक्सटिंक्शन के बारे में, मास एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं।
मास एक्सटिंक्शन क्या होता है? मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है झुंड। पूरी की पूरी गड्डी उल्टा दी है यहां पर, इसे कहते हैं मास। एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना। यानी दुनिया में ऐसे काफी सारे एपिसोड्स हो चुके हैं जहां पर कई सारी स्पीसीज एक साथ गायब हो चुकी हैं। यह किस वजह से हुआ होगा? यह आपका किस वजह से हुआ होगा? क्या इसको नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हैं? कह सकते हैं। भाई समझ लीजिए, दुनिया में कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई जिनको झेलने वाले ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में काफी कम थे। तो नेचर क्या करेगा? नेचर वो जो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कम नखरे करते हैं, जो चुपचाप अपना काम करते हैं, उनको प्रमोट करेगी कि तुम इस धरती पे रहने लायक हो, तुम जिंदा रहने लायक हो, तुमने कम रिसोर्सेज को यूज करके भी अच्छे खासे बच्चे पैदा किए हैं, इसका मतलब तुम एफिशिएंट हो। इस नेचर को, इस प्रकृति को तुम्हारी जरूरत है, उनको रोक लिया जाएगा इस अर्थ पे और बाकी सबको जो है भगा दिया जाएगा। तो हमारे इस अर्थ पे आने से पहले, यानी बिफोर द ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, पिछले 3 बिलियन साल में, 3 बिलियन साल बहुत ज्यादा होते हैं। आपने इवोल्यूशन आई गेस पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको बता देता हूं कि लाइफ की जो ओरिजिनेशन है वो 3 से 4 बिलियन ईयर्स के आसपास स्टार्ट हो गई थी। तो तब से लेकर के जब इस धरती पर पहला ऑर्गेनिज्म आया था, तब से लेकर के अब तक 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जिस टाइम पर आपका कोविड आया था, मुझे ऐसा लगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन यहां पर एक ही स्पीसीज को टारगेट किया जा रहा था, दैट इज ह्यूमन बींग्स। क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज को फर्क नहीं पड़ रहा था, जानवर खुले घूम रहे थे, घर में कैद कौन था? आदमी। मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है? काफी सारी स्पीसीज आपकी गायब हो जाती हैं, हमारी वजह से मास एक्सटिंक्शन हो रहा है। हम जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम जो पेड़ काट रहे हैं, हम जो कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, इस वजह से मास एक्सटिंक्शन हो रहा है। और अभी करंटली 6ठा एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। हमारे इस धरती पे आने से पहले ही 5 एपिसोड्स हो चुके हैं इन लास्ट 3 बिलियन ईयर्स। अभी 6ठा एपिसोड चल रहा है, जो पुराने एपिसोड से तेज होगा या फिर आपका स्लो होगा, खुद बताइए, खुद बताइए। अगर मेरे दोस्त मैं कहूं कि ह्यूमन के आने के बाद ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं या कम स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खुद बताइए। सर ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। जब हम इस धरती पे नहीं थे तो कोई पॉल्यूशन नहीं था। जब हम इस धरती पे नहीं थे तो कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं थी, पेड़ काटना तो हमने शुरू किया है ना। यानी उससे पहले सारी चीजें नेचर ने जैसी बनाई थी वैसी की वैसी थी। वी आर द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्पीसीज क्रिएटेड बाय नेचर। हमने ज्यादा बैंड बजा दी है इस अर्थ की। तो अब ये जो 6ठा एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन है, ये 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर है और ड्रास्टिक है एज कंपेयर टू प्रीवियस 5 एपिसोड्स। तो ये 2 लाइनें हम लोग लिख लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। ममम, मास एक्सटिंक्शन के कितने एपिसोड हो चुके हैं इन लास्ट 3 बिलियन ईयर्स? हम कई जगह जाकर के जब फॉसिल एविडेंसेस खोजते हैं, हमको कैसे पता लगा कि हाँ भाई आपके डायनासोर गायब हो चुके हैं? 65 मिलियन ईयर्स अगो हमको कैसे पता कि डायनासोर गायब हो चुके हैं? हमने जब धरती की खुदाई करी तो हमको आपके क्या मिले? डायनासोर के स्केलेटल वगैरह मिले। उसके हमने कार्बन डेटिंग कर ली, यानी हमें पता लग जाता है कार्बन डेटिंग प्रोटोकॉल से कि ये जो आपका डायनासोर है इसका स्केलेटल कितना पुराना है। तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ उतनी साल पहले आखिरी स्केलेटल मिला है, उसके बाद डायनासोर का स्केलेटल नहीं मिला, यानी वो उस टाइम पर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो इन लास्ट 3 बिलियन ईयर्स 5 एपिसोड्स of mass extinction happened। 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, करेक्ट। 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन, 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन is currently going on, is currently going on। ये जो 6th एपिसोड है मास एक्सटिंक्शन का, ये बताइए ज्यादा ड्रास्टिक होगा या कम? अब जाहिर सी बात है, ह्यूमन ने अपना हाथ लगा दिया है इस धरती पे, तो अब ज्यादा खतरनाक चीजें ही होंगी। दिस 6th एपिसोड इज 100 to 1000 टाइम्स मोर फास्टर एंड एक्सेलरेटेड। ज्यादा ड्रास्टिक है।
और इस एक्सेलरेटेड एक्सटिंक्शन की वजह से मैंने आपको बताया था, एक लाइन हम पहले से जानते हैं कि इन नेक्स्ट 200 साल all species on earth would be vanished. All species on earth would be vanished. अगले 100 साल में आधी स्पीसीज गायब हो चुकी होंगी और अगले 200 साल में करंट रेट पे भी, आज जो हम लोग लॉस देख रहे हैं, इस करंट रेट पे भी अगले 200 साल में सारी की सारी स्पीसीज गायब हो जाएंगी। यानी हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे इस धरती पे आने से पहले भी 5 बार ऐसा हुआ है कि काफी सारी स्पीसीज गायब हो चुकी हैं। अर्थ खुद ही खुद रियलिटी चेक लगा देता है, जो इस अर्थ पे रहने लायक होगा उनको रोक लिया जाता है, जो इस अर्थ पे रहने लायक नहीं होगा, फिट नहीं होगा सर्वाइवल के लिए, उसको भगा दिया जाता है। छठा एपिसोड अभी चल रहा है जिसमें काफी सारी स्पीसीज गायब होती जा रही हैं पॉल्यूशन के कारण और आपका डिफॉरेस्टेशन के कारण। यानी ये जो है आपका मास एक्सटिंक्शन, ये बहुत ज्यादा गुना खतरनाक है, लगभग पिछले एक्सटिंक्शंस के मुकाबले 100 से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है, राइट। और ये एपिसोड चलेगा, ये एपिसोड आप मान के चल सकते हैं। अभी जो 6th एक्सटिंक्शन है यह काफी लंबा एपिसोड रहा है, ह्यूमन आने के बाद से आप देख सकते हैं लगभग 10,000 साल का ये एपिसोड आप मान सकते हैं। अगले 200 साल अगर हमारे पास और बचे हुए हैं तो 8 से 10,000 साल का एक एपिसोड है। और उससे पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, तो आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक आधा कोई एक्सटिंक्शन होता था। तो आप देखो ना यार, 3 बिलियन साल में 5 ही एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन हुए हैं, यानी लगभग 500 मिलियन साल में एक एक्सटिंक्शन हो रहा है, विच इज वेरी स्लो। लेकिन अब अगर आप देखें तो 10,000 साल में ही वो काम हो गया। तो दे आर वेरी वेरी फास्टर एज कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सटिंक्शंस। करेक्ट है दोस्त, यहां तक बात सही है क्या? इस बात को हम लोग एनसीईआरटी में देख डालें। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम लोग अगले सेशन में पढ़ डालेंगे, अगले सेशन में खत्म कर देंगे। देखिए क्या हुआ, जिंदगी को धरती पर आए 3 बिलियन साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्लो थे। 6th एक्सटिंक्शन का जो आपका फेज है वो अभी चल रहा है, एंड ये पुराने मास एक्सटिंक्शन के जो एपिसोड थे उनसे 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर है और खतरनाक है। इसी तरीके से अगर हम चलते रहे तो अगले 100 सालों में हमारी हाफ ऑफ द स्पीसीज इस अर्थ पे से खत्म हो जाएंगी और उसके बाद आपकी अगले 100 साल में और ज्यादा स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। यहां तक सबको क्लैरिटी है? तो एक बार फटाफट तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। यहां तक सबको क्लैरिटी है? यहां तक सब लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं? यस, फटाफट बताइए। तो दोस्तों वैसे तो मैं लालची नहीं हूं, आप इतना तो मुझे जान चुके होंगे, पर एक चीज की मुझे लालच है, मैं आपके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, एंड दैट्स वाई मैंने आज थोड़ा सा कम कंटेंट पढ़ाया है। आज हमारी क्लास 1.5 घंटे में कंसोलिडेट हो चुकी है। मैं चाहता तो मैं नेक्स्ट मंडे हमारे सिलेबस को खत्म कर चुका होता, बट मेरे को चाहिए कि यार थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें। तो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे आपके साथ मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले ऑन अ पर्सनल लेवल, इसीलिए मैंने आज जानबूझ के छोटा टॉपिक पढ़ा है। इस मामले में मैं थोड़ा सा लालची जरूर हूं, मुझे आपका ज्यादा वक्त चाहिए, क्योंकि 12th का सिलेबस वैसे ही काफी छोटा था। हम लोगों ने समर वेकेशन में खूब सारी एक्स्ट्रा क्लासेस ली और इस वजह से हम लोगों का सिलेबस ऑन ट्रैक रहा है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है और बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो रहा है। हम लोगों ने 28 लेक्चर्स लगा के, यानी लगभग 60 घंटों में जेनेटिक्स को पढ़ा है। एक चैप्टर को इतने डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। पर इतना लालच मुझे लगता है बनता है कि मैं ये नहीं चाहता कि मंडे को मैं आपको बोल दूं चलो टाटा, और ट्यूसडे को आप मुझे मिस करें या मैं आपको मिस करूं। एक हफ्ता मुझे आपके साथ चाहिए भाई। तो दैट्स वाई मैं जानबूझ के लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कल पढ़ाऊंगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं वो उससे अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद भी कोशिश करूंगा कि हम लोग मिलते रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रिवीजन सेशंस लाता रहूं, राइट। अब एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज बहुत अटपटा है, मुझे पता नहीं है क्या हुआ, बट स्टिल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास डेटाबेस में दे हैव माय वर्क रिकॉर्ड, क्योंकि अलग अलग अवार्ड्स के लिए मेरी जो सबमिशंस है, मेरे जो नॉमिनेशंस हैं, वो मेरे इलाके की तरफ से जाते रहते हैं। तो कल शाम को आई रिसीव्ड अ पार्सल, माय फैमिली रिसीव्ड अ पार्सल, मेरा लेक्चर चल रहा था उस टाइम पे, और जब हमने जाकर के उस पार्सल को खोला तो मुझे पहली बात तो थोड़ा सा शक हुआ कि ये पार्सल सही भी है या नहीं, बिकॉज दैट पार्सल वॉज फ्रॉम पीएमओ। एंड उसके बाद जब हमने खोला तो उसको पढ़ा और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें मिली। एंड देन मेरे कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत कहीं गवर्नमेंट में इधर उधर काम करते हैं, तो उनसे मैंने कंफर्म करने की कोशिश करी कि ये क्रेडिबल है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ शेयर किया फॉर ऑब्वियस रीजंस, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स। तो अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं पब्लिक में ये चीज़ बता रहा हूँ।
तो एक लेटर आया है हमारे पास, वो लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो लेटर है बहुत खास है, इसका कवर बहुत प्रीमियम है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ लेटर दिखा देता हूँ, और इस पे मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैं ऑब्वियसली छुपा लूंगा। तो ये जो लेटर है, इस पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हटा करके, दिस इज द लेटर, आप देख सकते हैं। देर इज अ गोल्डन एम्बलम ऑन टॉप ऑफ इट। और ये मैं अभी तक सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कई जगह से कंफर्म किया कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो लोगों ने बताया कि भाई ये गलत नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो एम्बलम है, गवर्नमेंट का एम्बलम, ये कोई भी ऐसा वैसा आदमी यूज नहीं कर सकता। दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक थिंग। और ये लेटर लिखा गया था 13 सितंबर को। मुझ तक पहुंचने में इसको काफी टाइम लगा, शायद पैकिंग होती होगी, सरकारी डाक से आया है तो शायद कुछ टाइम लगता होगा। तो ये लेटर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से आया है। इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके साथ पहली बार मैं ये चीज शेयर कर रहा हूँ ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आप सुनिएगा। तो ऊपर गोल्डन एम्बलम है, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, न्यू दिल्ली, भाद्रपद 10, शक संवत 1946। और 13 सितंबर 2024 को ये लेटर साइन हुआ था, लिखा गया था। डॉक्टर विपिन शर्मा, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट एप्रिसिएशन फॉर योर रिमार्केबल contributions to the education and well-being of underprivileged children. Your dedication to providing quality education to slum students and raising awareness about the ill effects of alcoholism and menstrual hygiene is truly commendable. As you continue your noble mission, I wish you the very best in all your future endeavors. May you find continued success and fulfillment in your efforts to uplift and educate those in need. With warm regards and best wishes, नरेंद्र मोदी। और नीचे मेरी कुछ डिटेल्स हैं जो कि लिखी हुई हैं, और ये मैं अभी भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मेरे हाथ में है। मतलब मैं पागल हो चुका हूँ, और मैं इतना इंतजार कर रहा था कि कब मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि हाँ ये ऑथेंटिक है। क्योंकि यार कुछ लाइफ में बड़ा हो जाता है ना, जब हम बहुत नीचे से उठ के आते हैं, कुछ अच्छा भी हो जाता है ना, तो हम लोग जो है थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं। तो आई हैव कंफर्म्ड इट टू सम क्रेडिबल रिसोर्सेज, फ्रॉम सम क्रेडिबल रिसोर्सेज, और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं आज अब दुनिया के साथ शेयर करूंगा। अभी तक मैंने कहीं नहीं डाला, क्योंकि मैं हमेशा ही मानता हूं कि एक फैमिली है जो मेरे घर पे है, जो मेरे साथ रहती है, और एक फैमिली है जो ऑनलाइन मुझसे कनेक्ट होती है, जो मेरे दिल में रहती है, और दोनों मेरे लिए लगभग बराबर है। तो ऑब्वियसली पहले मैंने सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने कहीं इसको स्टेटस पे नहीं लगाया है, कहीं किसी के साथ शेयर नहीं किया है, अब मैं इसको शेयर करने वाला हूं। एंड दिस इज वन ऑफ द माइलस्टोन्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मैं हर साल अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, वो इंट्रोडक्शन मेरे पिछले साल के इंट्रोडक्शन से बेटर होना चाहिए। एंड अभी साल खत्म नहीं हुई है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। टिल 1 अप्रैल जब मेरे को नेक्स्ट बैच मिलेगा, जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दे रहा हूँ, यू विल सी 10 मोर डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज आई डू नॉट स्टॉप एट ऑल, आई वर्क कंसिस्टेंटली, आई वर्क वेरी हार्ड। और कुछ मिशंस थे जो मैंने स्टार्ट किए थे फॉर स्लम स्टूडेंट्स, उनके एजुकेशन को हम स्पॉन्सर करते हैं। और एक मेरा प्रोजेक्ट है जो अभी मैं इनिशिएट करने वाला हूँ फॉर कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो, जो कि छोटे बच्चे हैं जिनको कैंसर हो जाता है, उनके लिए भी। तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसको भी हम लोग स्केल करेंगे। अभी मेरी औकात बहुत छोटी है, और मैं जब बहुत छोटा था, 17 साल का था, उसी टाइम से विजन मेरे दिमाग में है। जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आगे आने वाले नेटवर्क्स मेरे इतने स्ट्रांग बनेंगे कि यह विजन बहुत बड़ा जाएगा, और लाखों लोगों की लाइफ को मैं अपने मरने से पहले इंपैक्ट कर रहा हूँ, और बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट कर रहा हूँ। जितना दम होगा, जितनी ताकत होगी, जितना मेरे से बन पड़ेगा, एट एवरी कॉस्ट, चाहे वो एफर्ट बेसिस पे हो, चाहे वो मनी बेसिस पे हो, दैट वुड बी डन फॉर श्योर। और ये मेरे लिए एक बहुत खतरनाक मोटिवेशन है। मतलब देश के जो सबसे बिग शॉट नागरिक हैं, जिनको हम सब लोग प्यार करते हैं, जो हमारे देश को अलग अलग जगहों पर जाके रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी वजह से बाकी देश हमको जानते हैं, अगर वो मेरे बारे में 2 शब्द भी कहते, वो मुझे छू भी देते, तो शायद मैं अमर हो जाता। यहाँ पर मेरे कोई पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सारी चीजें बहुत बड़ी हैं। तो जहां से मैंने शुरू किया था, उस हिसाब से मेरे को ये इम्पॉसिबल लग रहा था। अभी भी मैं काफी लोगों को मैसेज कर चुका हूं, लेटर भेज के, कि भाई चेक करो एक बार, ये पता लगवाओ ये कहां से आया है और क्यों आया है। मेरे को थोड़ा सा, मतलब मेरा काम जाता रहता है वैसे गवर्नमेंट में, बट फिर भी ऐसे अचानक से क्या मूड बना लोगों का कि मुझ तक ये चीज पहुंची है। आई वॉन्ट टू हैव अ रीजन। तो एक बार हम देखेंगे, और इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक मेल भी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुली सर से जल्दी मुलाकात हो, तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। जो भी लाइफ में होता रहेगा, यू आर द फर्स्ट वन जिसको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। तो दिस वॉज अ मोमेंट आई वॉन्टेड टू शेयर। अब इसको मैं फ्रेम कराऊंगा और ज़िंदगी भर हमेशा पास रखूंगा अपने। तो ये था। आई होप यू लाइक्ड इट। आई लाइक्ड इट रियली वेल। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैंने ज़िंदगी में कभी ऑब्वियसली ये तो प्लान नहीं ही किया था, क्योंकि ये चीज़ें प्लानिंग से हो ही नहीं सकती। ये कुछ बहुत अलग था, और कल से मैं इस चीज़ को झेल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को इम्बाइब भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई गेस जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत अच्छे कारणों की वजह से हुआ है। तो बस यही है, और कुछ नहीं। काम करते रहिए, ईमानदार रहिए, और लोगों के हित में सोचिए।
है ना। और लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, इफ यू नो दैट यू आर द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन, इफ यू नो दैट यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, इफ यू नो योर हसल्स, इफ यू वर्क डे एंड नाइट, इफ यू वर्क फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। द नेचर विल प्रमोट यू एंड दैट इज द ओनली वे टू सर्वाइव। नेचुरल सिलेक्शन यही तो है। हम अगर भगवान की बनाई हुई प्रकृति को खूबसूरत बनाते हैं, उसमें चार चांद लगाते हैं, उसमें लोगों की मदद करते हैं और औरों को जीने का हौसला देते हैं, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव गॉट टू गेट मोटिवेटेड फॉर 10 more years। और मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं आपके साथ एकदम फर्स्ट हैंड शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो भावनाएं निकल रही हैं पहली बार ही निकल रही हैं अभी तक मैंने कोई शब्द बोले नहीं है। तो बस यही है जो है। एंड आई गेस आने वाले टाइम में हम और फोड़ डालेंगे चीज़ों को। एंड 2 लेक्चर्स हमारे और हैं। उसके बाद मैं आपको टिश्यू कल्चर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा और आपके समरी लेक्चर्स भी मैं सोच रहा हूँ उसी के बाद डालूं, जिससे कि हमको ज़्यादा टाइम मिले। मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ इस चीज़ में, मुझे माफ़ करिएगा। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू ऑल। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आराम आराम से बहुत सारे लेक्चर्स बनाएं और हम लोग अगले 1.5, 2, 3 महीने और साथ रहें। और उसके बाद तो हम लाइफ लॉन्ग साथ हैं ही, बट स्टिल ये बैच बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। इसमें हम लोग बहुत लंबा टिके, बहुत लंबे टाइम तक साथ रहें। यस, चलिए। पार्टी जब भी मिलोगे यार, जब भी मिलोगे पार्टी, और भयंकर पार्टी, है ना। चलिए, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते, जो ग्राउंड पे रहते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं। आप लोग तब भी थोड़े बहुत प्रिविलेज हो, आप में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं। लेकिन मेरा टारगेट वो बच्चे हैं जिनके पास अभी तक फोन पहुंचा नहीं है, जिनके पास किताबें पहुंचना ज्यादा जरूरी है फोन पहुंचने से। उन बच्चों के लिए कुछ अगर कर दिया, मैं अगर कुछ लाइफ भी अपने मरने से पहले इंपैक्ट कर पाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यही है बस, अब यही एक मकसद है। लाइफ में डिसेंट पेडेस्टल पे पहुंच चुके हैं और जितना सोचा था उससे ऊपर ही आ चुका हूं, क्योंकि मैंने बहुत नीचे से शुरू किया है। यू हैव सीन माई जर्नी, कहीं ना कहीं पर आपने मेरे बारे में ज़रूर सुना होगा। मैंने इतना सोचा नहीं था, जहां पे आज मैं खड़ा हूं इतना मैंने सोचा नहीं था कभी। ये सब कुदरत ने मुझे दिया है, और अगर मुझे मिला है तो उसके पीछे कोई ना कोई सोल पर्पस जरूर है। मैं उस पर्पस को पूरा करूंगा। और अभी मैं बच्चा हूं, मैं बहुत छोटा हूं। आपको लगता है कि हाँ वीपू भैया हमसे बहुत बड़े हैं, मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। पर जो बाकी लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं, जिनके साथ जिनके सर्कल में मैं रहता हूं, मैं उनसे बहुत छोटा हूं और मैं उनसे सीख रहा हूं। और मैं गलतियां करने के लिए बहुत प्रोन हूं। तो मेरे पास जब कोई ऐसी चीज आती है तो मैं डर जाता हूं, क्योंकि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी हैं, क्योंकि मैं अभी जीना शुरू किया हूं। मैं बहुत बचकानी हरकत कर देता हूं कई बार, तो मैं इन चीज़ों से घबराता हूं बल्कि। तो ठीक है, पर अब जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। मिलते हैं, बात करते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। कल अलग सर का बर्थडे है, शास्त्री जी का बर्थडे है और गांधी जी का बर्थडे है। 3 भाइयों का बर्थडे है हमारे 3 सबसे बड़े लेजेंड्स जो भारत में हुए हैं, तीनों का बर्थडे एक दिन है। कुछ तो भाई, कुछ तो न्यूमेरोलॉजी में कुछ तो होता होगा भाई तो आराम से उनके जन्म दिवस के अवसर पे कल आपकी छुट्टी है। हमारी तो वैसे भी क्लास नहीं होती, पर मैं आपको जस्ट रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ कि आपकी छुट्टी है और इस दिन को एंजॉय करिएगा, आराम से देखिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ कल, यानी कि अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई डाउट हो तो नीचे आप पोस्ट कर सकते हैं। और बस अभी मैं दुनियादारी के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ तो मुझे इजाजत दीजिए। और आपको पता है मेरी नाइट ड्यूटी भी है, बिकॉज आई एम बैटमैन। तो मैं भी मास्क लगा के, मुंह माँ धो के, और फिर अपनी नाइट ड्यूटी पे भी पहुंच रहा हूँ। मिलते हैं, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।